हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और आज आपकी ये चौथी क्लास है साइंस सब्जेक्ट की। यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं वो आपकी लगातार चल रही हैं। फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और ये आपका थर्ड पेपर होता है विज्ञान विषय का, जो कि 25 नंबर का होता है। शुरू में 5 जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें भी आपके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो सॉल्व करा जाएंगे। आज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरह से समाप्त करा दिए जाएंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लें एक बार, ताकि परीक्षाओं के लिए आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। अभी यहाँ पर जो नए भाई बहन हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो भाई बहन इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर दो, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और ये 61 नंबर का सवाल है। इससे पहले के सारे सवाल ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आप DLED सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की जो जो आपकी प्ले लिस्ट है वो चैनल पर जाकर देख लीजिए, उसमें सारी क्लासेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं वे कैसे अम्ल होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाइड्राक्साइड होते हैं, ऑक्सी अम्ल होते हैं, थायो अम्ल होते हैं या दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर मौजूद नहीं होते हैं, तो ऐसे अम्लों को आपका कहा जाता है हाइड्राक्साइड एसिड, ठीक है। जो हाइड्राक्साइड एसिड होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन और जो सल्फर है ये नहीं पाए जाते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। जैसे ही आपका साइंस का पूरा सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, इसके बाद ये जो PDF फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लें, ताकि जो पल पल की अपडेट है परीक्षाओं से संबंधित, ठीक है, आपके एग्जाम से संबंधित, एडमिशन से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जिन लवणों में जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋण आयन देते हैं वे जलीय विलयन कैसे होते हैं? सामान्य लवण होते हैं, बेसिक लवण होते हैं, अम्लीय लवण होते हैं या द्वितीय लवण होते हैं, ठीक है। तो जिन लवणों के जलीय विलयन में कुछ ऐसे लवण होते हैं जिनके जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋण आयन देते हैं, ठीक है, तो वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जो लवण होते हैं वो आपके सामान्य लवण कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे कौन से लवण होते हैं जो जलीय विलयन में या तो एक ही प्रकार का यहाँ पर धनायन देंगे या फिर एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, तो ऐसे लवण क्या कहलाते हैं? आपके सामान्य लवण कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 63 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड आपका CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड ये सूत्र होता है इसका, केमिकल फार्मूला CH3COOH। एसिटिक एसिड की जो क्षारकता होती है, इसे हिंदी में बोलते हैं एसिटिक अम्ल, इसकी जो क्षारकता होती है वो कितनी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है या 4 होती है? तो एसिटिक अम्ल की जो आपकी क्षारकता होती है ये 1 होती है, ठीक है। सिरका भी बोलते हैं इसको, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, सिरका। तो एसिटिक एसिड की जो क्षारकता होती है वो 1 होती है, ये आपको याद रखना है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन आ। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है? निम्नलिखित में से जल प्रदूषण किस तरह से फैलता है? धुआं से जल प्रदूषण फैलेगा, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन से जल प्रदूषण फैलेगा, या बम विस्फोट से जल प्रदूषण फैलेगा, या फिर बाहित मल से जल प्रदूषण फैलेगा? दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टैप करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टैप करें। इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आपसे जो वाटर पॉल्यूशन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वाटर पॉल्यूशन के बारे में आपको पता ही होगा, किस तरह से नदी नाले नदियाँ जो हैं वो प्रदूषित की जा रही हैं। जो गंदा कचरा होता है नालियों के थ्रू जो नदियों में बहा दिया जाता है, जिस वजह से जल प्रदूषण होता है, या जो तालाब होते हैं वहाँ पर जो गंदा कचरा है वो नालियों के थ्रू पहुँचता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो उसमें धुआं नहीं मिलता है जाकर, ठीक है, ठीक है, बम विस्फोट नहीं हो रहा है उसमें जो जल प्रदूषण होगा, ऑक्सीजन से भी जल प्रदूषण नहीं होगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन क्या बचा? बाहित मल, ठीक है। जो गंदा कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, जो गंदगी होती है वो नालियों के थ्रू, ठीक है, या सीवर लाइन के थ्रू जब नदियों में छोड़ी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो जल है नदियों का वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बाहित मल, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है,
वायु प्रदूषण का क्या कारण है। ठीक है, वायु प्रदूषण किस तरह से होता है, जिस तरह से हमने जल प्रदूषण के बारे में जाना उसी तरह से यहाँ पर बताना है आपको। जो आपकी हवा है, जो वायु है, ठीक है, वो किस तरह से प्रदूषित होती है। कूड़े के जलने से, आग लगने से, मोटर वाहनों का धुआं, या ये सभी। तो आप हल्का हल्का यहाँ पर समझने की कोशिश करते होंगे। जब कूड़ा जलेगा, कूड़े से किस तरह की विषैली गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो इस कारण ये जो गैसेस हैं वो वायुमंडल में चारों ओर फैलती हैं। तो वायुमंडल में आपको पता है हवा भी है, तो वहाँ पर हवा किस तरह से प्रदूषित हो रही है। कूड़े के जलने से भी हवा प्रदूषित हो रही है। आग लगना, ठीक है, आग लगना, कहीं पर भी आग लग जाती है तो वहाँ पर भी जो अलग अलग तरह की गैसेस हैं वो जलकर वायुमंडल में मिलती हैं। तो इस कारण भी आपकी जो वायु है वो प्रदूषित होती है। ठीक, इसके बाद मोटर वाहनों का धुआं आपको पता ही है, लगातार किस तरह से मोटर वाहनों का जो धुआं है वो निकल रहा है और वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिस कारण लगातार टेस्ट भी होते हैं गाड़ियों के, आपने देखा ही होगा। ठीक, तो ये मोटर वाहनों का जो धुआं है ये भी बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, जहरीली गैसें होती हैं इसमें। तो जिस कारण भी जो वायु है वो आपकी प्रदूषित हो रही है। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, आपके तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है, कूड़े का जलना, आग का लगना, मोटर वाहनों का जो धुआं निकलता है, ठीक है, विषैले धुआं, विषैले पदार्थ होते हैं उसमें, तो इन सभी से क्या होता है, वायु प्रदूषण हो रही है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा द, ऑप्शन द। बढ़ेंगे आपके अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़े तो यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ रहता है इसे आप ध्यान से पढ़ें। कई सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल में होंगे तो जल्दबाजी में ऐसा पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है, बट उम्मीद करते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे और आप एग्जाम में परीक्षा के समय बहुत ही सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं है, ठीक है, मानवकृत आपदा नहीं है, ऐसी आपदा जो मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं की जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी आपदा है। अग्निकांड, अग्निकांड कैसे होता है आपको पता ही है, मानव के द्वारा ही कहीं ना कहीं आग लगा दी जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक भी लग सकती है, फिलहाल ये आपकी मानवकृत आपदा नहीं होगी। बम विस्फोट आपको पता है ऑटोमेटिक नहीं होगा, कहीं ना कहीं मानव के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, तभी ये बम विस्फोट होगा। रेल दुर्घटना भी आपको पता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर किस तरह से होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मानव इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, मनुष्य इसमें इंक्लूड रहता है, तो ये भी आपकी मानवकृत आपदा नहीं है। ठीक है, तो इसका अंतिम ऑप्शन क्या बचा, भूकंप। ठीक है, भूकंप मनुष्य के द्वारा नहीं आता है, भूकंप आपको पता है ये प्राकृतिक आपदा है। भूकंप कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, तो आपको याद रखना है भूकंप कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि मानवकृत आपदा नहीं है, तो मानवकृत आपदा कौन सी नहीं है, भूकंप। भूकंप आपकी कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 67, निम्नलिखित में से भौतिक फिजिकल चेंजेस आपसे पूछे जा रहे हैं। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। दूध से दही का जमना, ठीक है, दूध है, दूध से दही का जमना, एक बार दूध से दही जम गया तो आप उसे दोबारा से दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसका केमिकल चेंजेस हो जाता है तो दोबारा से फिर वो उसी फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा। दूध है, दूध का अगर दही जम जाता है तो इसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, उसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जिस वजह से जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप इसे दही से आप उसे कहो कि दूध बन जा तो दूध वो नहीं बन पाएगा किसी भी प्रक्रिया के थ्रू। तो ये एक तरह से केमिकल चेंजेस हो रहा है। ऐसे चेंजेस जो दोबारा से अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें चेंजेस हो रहा है और वो दोबारा से अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है तो उन पदार्थों में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा होगा अगर किसी भी वस्तु में कोई परिवर्तन हो रहा है और वो वस्तु दोबारा से अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है तो आपका भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसी चीज़ ढूंढना है जो चेंजेस तो हो रहा है उस वस्तु में, लेकिन वो यदि चेंजेस को समाप्त किया जाता है तो वो वस्तु दोबारा से अपनी मूल अवस्था, जिस अवस्था में पहले थी उसी अवस्था में वापस आ सकती है, तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। तो आपको उस अवस्था को यहाँ पर ढूंढना है। गन्ने के रस से सिरके का निर्माण आपको बताइए। अब गन्ने के रस से सिरके का निर्माण आपने कर लिया तो दोबारा से वो गन्ने का रस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपका केमिकल चेंजेस है। कागज़ का जलना, अगर आपने कागज़ जला दिया तो उसके बाद आप फिर कुछ भी करते रह जाइए, वो राख बन जाएगा। ठीक है, राख बन जाएगा, फिर आप दोबारा से उसे राख को कागज़ नहीं बना पाएंगे। तो ये भी आपका एक तरह से केमिकल चेंजेस है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ही आपका बचा जो कि है बल्ब का जलना। ठीक है, बल्ब में आपने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट को प्रभावित किया। ठीक है, करंट प्रवाहित होगा उसमें। ठीक है, जब बिजली आएगी तो बल्ब एकदम से जल जाएगा। बल्ब क्या होगा,
जल जाएगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी आप उसे ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें से गायब होगा, बल्ब अपनी मूल अवस्था में ही आ जाएगा जैसा पहले बुझा हुआ था। ठीक है, तो ये तक एक तरह से भौतिक परिवर्तन है और इसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंजेस नहीं होता है। बल्ब जब जलता है तब उसमें किसी भी तरह का केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जहाँ पर आपको समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा? जो नींबू आप खाते हैं लगातार बाजार से, मार्केट से लाकर बाजार से, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू के अंदर आपका होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिरके में होता है आपका एसिटिक एसिड, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका, जो बैटरी वगैरह होती हैं इनमें क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, H2SO4, इसका फार्मूला क्या होता है? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होगा H2SO4। उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड होता है ये आपका मिट्टी वगैरह में पाया जाता है, नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिट्टी वगैरह में, मृदा में। ठीक, नाइट्रिक एसिड। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? आपको ध्यान रखना है साइट्रिक एसिड, ये नींबू में पाया जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन द। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद रखें। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन डी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसे हमेशा चाहे रट लें चाहे कुछ भी कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा नहीं है कि केवल डीएलएड की परीक्षाओं में ही पूछा जाता है, ये सभी तरह के एग्जाम से में पूछा जाता है। चाहे आप टीईटी का एग्ज़ाम दें या सुपर टेट का एग्ज़ाम दें, कहीं पर भी ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता भी रहता है कि विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है, जो प्राकृतिक रूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, वो कहाँ से होता है? तो ये आपका सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है विटामिन डी। तो उम्मीद करता हूँ अब आप याद रखेंगे कि आपका जो विटामिन डी है ये सूर्य की रोशनी से प्राप्त होगा, धूप से। ठीक है, धूप से विटामिन डी जो है वो प्राप्त रहता है। उसके बाद अगला सवाल है सरौता। सरौता आपने देखा ही होगा, छाली वगैरह काटने के लिए जो लोग पान वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सरौता क्या होता है? सरौता में आलम्ब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आलम्ब कहाँ पर होता है? सरौता में आपका जो आलम्ब होता है वो होता है आपका किनारे पर, एक किनारे पर ही आप पकड़ते हैं, एक साइड में। ठीक है, ऐसे सरौता होगा तो एक साइड में ही आप पकड़ेंगे, तो किनारे पर क्या होता है? आपका आलम्ब होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका किनारे पर। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा है घड़ी को चाबी देने में। ठीक है, आपने देखा होगा चाबी वाली आपने घड़ी देखी होंगी। ठीक है, जिन्हें चाबी देने के बाद स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर वो चलती रहती हैं। अभी तो सेल वगैरह वाली भी आपकी जो घड़ी हैं वो आ चुकी हैं। ठीक है, तो घड़ी को चाबी देने में जो ऊर्जा संग्रहण होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये आपकी गतिज ऊर्जा होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी गतिज ऊर्जा होती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जब चाबी दी जाती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 72 नंबर का, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज एलिसा टेस्ट, क्या है? एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में, टाइफाइड में। ठीक है, तो जो एलिसा परीक्षण होता है वो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, एड्स के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एलिसा परीक्षण एड्स के रूप में इसका पता लगाने के लिए किया जाता है, एलिसा परीक्षण का। ठीक, उसके बाद आपका अगला सवाल है नाइट्रोजन अणु में कैसा बॉन्ड होता है? नाइट्रोजन अणु में कैसे बॉन्ड होते हैं, यानी कि बंध आपसे पूछे जा रहे हैं, नाइट्रोजन अणु में कैसे बॉन्ड होते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन ये N2 को नहीं, इसमें बॉन्ड किस टाइप से होंगे? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसमें इस तरह से, और ये सहसंयोजी बंध होते हैं। कैसे? सहसंयोजी बंध होते हैं, त्रिक सहसंयोजी बंध। नाइट्रोजन का जो अणु होता है, ठीक है, इसमें त्रिक सहसंयोजी बंध होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगले सवाल की हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 74 नंबर का, और इसमें पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 15 है। ठीक है, ये आपको बताया गया है। कोई भी तत्व होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, इसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है 15 है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है? 15 है, और द्रव्यमान संख्या 40 है। ठीक है, तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको ये जो परमाणु क्रमांक दिया जा रहा है, ठीक है, यही प्रोटॉनों की संख्या होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के। ठीक, इसके बाद आपका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है। जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है आपका प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, किनकी? न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या।
तो द्रव्यमान संख्या आपकी दी हुई है, द्रव्यमान संख्या कितनी है 40 दी हुई है, बराबर यहाँ पर क्या होगा आपका प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या वही होगी जो उस तत्व का परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। न्यूट्रॉन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अब आपको पता ही, आप निकाल ही लेंगे 40, ठीक है। इस साइड में बराबर का निशान लगा हुआ 15 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 40 से इधर है 15 आप इस साइड में ले आएंगे तो ये -15 हो जाएगा, बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। तो 40 में से आप 15 घटा दीजिए, ठीक है। कितना आया आपका 25। तो आंसर कितना होगा आपका 25। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई आपकी 25, ठीक है। आगे जब इस तरह के और क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से और समझा दिया जाएगा, ठीक। अभी आप इतना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा आपका 25। अगला सवाल आपसे सामने स्क्रीन पर आ चुका है, दाएं नीले, ठीक है। दाएं नीले से अशुद्ध जो रुधिर होता है वो किस अंग में चला जाता है। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की बात की जा रही है, हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में, तो जो हृदय में दाएं निलय होता है, ठीक है, उससे जो अशुद्ध रुधिर होता है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, अशुद्ध रुधिर, वो कहाँ पर जाता है, तो ये आपका फेफड़े में चला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, पेट्रोल में किस तरह की ऊर्जा होती है। पेट्रोल आपने देखा ही होगा, लगातार आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल पड़वाते होंगे अपनी गाड़ियों में, बाइक्स में, मोटरसाइकिल्स में, तो इसमें ऊर्जा कौन सी होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है आपकी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेट्रोल में कैसी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 77 नंबर, निम्नलिखित में से चूना पत्थर जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने पत्थर का रासायनिक नेम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये चूने पत्थर का रासायनिक नाम होता है, ठीक। चलिए बात करेंगे अपने अगले सवाल की। अगले सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, जो आपका सोलर सेल होता है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो किस तरह से होता है। सोलर पैनल आपने लगे हुए देखे होंगे, इस तरह से जो सोलर पैनल लगे हुए रहते हैं किसी के घर पर, किसी की दुकान पर, ठीक है, छत पर, जो सोलर पैनल आपने देखे होंगे। तो जो सोलर पैनल में क्या होता है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है यहाँ से आती है, जो सौर ऊर्जा होती है, या कह सकते हैं आप जो प्रकाश ऊर्जा होती है, सूर्य का प्रकाश ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो इस सोलर पैनल पर आकर जब पड़ता है तो यहाँ से कैसी ऊर्जा यहाँ पर निकलती है, ठीक है, किस तरह की ऊर्जा हमें मिलती है आपको बताना है। यहाँ से आपको पता ही है किस तरह की ऊर्जा मिलती है, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यहाँ पर, ये आपकी विद्युत ऊर्जा होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरण होता है वो किस सेल के द्वारा होता है, सोलर सेल के द्वारा होता है। तो बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि सोलर सेल में मुख्य रूप से किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में ये रूपांतरण हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन आ इज़ राइट, ठीक है, ऑप्शन आ आपका राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाशीय ऊर्जा का, ठीक है, किसमें रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा में, जिसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, घरों में पंखा चलाने के लिए, फ़ैन चलाने के लिए, या फिर बल्ब जलाने के लिए, या अदर सारे कार्य करने के लिए, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कार्य करते हैं वो सारे कार्य आप इस सोलर सेल के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है 79, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको बताना है। तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी या विटामिन डी, ठीक है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये होता है आपका विटामिन बी की कमी से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बता दें, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करेंगे अपने अगले सवाल की। 80 नंबर का सवाल है, जड़ों के द्वारा, ठीक है, जो रूट्स होती हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जड़ों के द्वारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इनकी जो वर्धी प्रजनन है वो किस में होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जड़ों के द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है वो किस में होता है, यानी कि जड़ों के द्वारा आप किसे उगा सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है एक तरह से, ठीक है। आलू को या फिर अदरक को उगा सकते हैं, शकरकंद को या गन्ने को, ठीक है। तो आलू उगाने के लिए आपको पता ही है कोई बीज वगैरह नहीं होता है, ठीक है, या पत्ती वगैरह से नहीं होता है, ये आलू एक तरह से आपका तना होता है। आलू क्या होता है, तना। आलू को ही हम काट कर जब ज़मीन में लगाते हैं खेतों में, आपने देखा होगा जो किसान भाई बहनों होंगे, ठीक है, किसान परिवार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आलू जो होता है वो तना होता है पौधे का, और तने को ही आप काट कर लगाते हैं तो वहाँ से आलू आपका
मिल जाता है। इसी तरह से अदरक भी सेम टू सेम अदरक भी तना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सवाल जो है वो परीक्षाओं में आ जाते हैं कि आलू क्या है, ठीक है। आलू एक तरह से तना होता है, या ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जियाँ आ जाती हैं, वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इन सब्जियों का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। तो आलू का तना, अदरक का भी तना, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। और गन्ना में भी आपको देख सकते होंगे, ये भी तना ही होता है, ठीक। और उसके बाद आपका होता है शकरकंद। शकरकंद में क्या होता है, जड़ों के द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शकरकंद जो होता है इसमें क्या होता है, जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम के मध्य भार है, ठीक है। आलम्ब एवं आयाम के मध्य में भार रहता है, ठीक है। भार बीच में होगा, ठीक है। वो कौन सा होगा, हैंडपम्प होगा, ठीक है। चाकू होगा, चाकू में तो एक साइड में होगा, ठीक है। ट्रॉली होगी या फावड़ा होगा, फावड़ा में भी एक साइड में होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉली। इसमें भार कहाँ पर होता है, बीच में होता है, ठीक है। ट्रॉली में भार कहाँ होगा, बीच में होगा। आलम्ब एक साइड में होंगे और आयाम भी एक साइड में होंगे, तो ट्रॉली इस साइड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 82 नंबर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। जो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा, इसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, ठीक है। यांत्रिक कार्य करने के लिए डायनेमो करती है, सोलर सेल करता है, सोलर सेल तो होगा नहीं, अभी आपको ऊपर बढ़ा दिया है कि ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। सितार में तो कोई ऊर्जा वगैरह यहाँ पर इस तरह की होगी नहीं, विद्युत ऊर्जा वगैरह, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। जो मोटर क्या होती है, मोटर किससे चलती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी विद्युत ऊर्जा से चलती है, और ये कन्वर्ट करती है विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करती है, जो मोटर आपने देखी होंगी घरों में लगी हुई, पानी वगैरह चलाने के लिए, यांत्रिक किसी कार्य के लिए मोटरें लगाई जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है विद्युत ऊर्जा, उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सा। पढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। अम्ल कैसे पदार्थ हैं, ठीक है, जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये गैस उत्पन्न नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना, ही गलत हो जाएगा। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ठीक है। ये इसके बाद है आपका, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जलीय विलयन में जब हाइड्रोनियम आयन बनता है तो वो क्या होते हैं, वे अम्ल नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वो क्षार होते हैं। क्षार क्या होता है, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा। अम्ल कौन से पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और अगर आपसे पूछा जाए यहीं पर अगर पूछ लिया जाए क्षार के बारे में, तो क्षार वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, परीक्षाओं से पहले। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो नए भाई बहन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आगे की जो क्लासेज हैं वो भी आपको लगातार मिलेंगी, ठीक है। मैथ, साइंस, SST, हिंदी, सारी क्लासेज आपको लगातार मिलेंगी। फर्स्ट पेपर, सेकंड क्लासेज, सेकंड पेपर की क्लासेज भी लगातार चल रही हैं रात 8 और 9 बजे से। और ये आपका साइंस का सब्जेक्ट है, ये आपका 7 बजे से क्लासेज चल रही हैं, तो इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बाद आपकी जो क्लासेज स्टार्ट होंगी वो होंगी SST की। तो SST की क्लास भी 6 बजे से आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। 6 बजे से आपको देखने के लिए मिलेंगी, शाम 6 बजे से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, ठीक है। इसकी हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताएंगे अभी। ABCDEK, ठीक है, इतने आपके 6 विटामिन होते हैं। तो 6 को याद करने की ट्रिक अभी आपको दिखा देंगे। विटामिन सी का आपका जो रासायनिक नाम होगा, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रिक होती है, रथ एक टॉफ़ी, ठीक है। हो सकता है आपको याद भी हो ये ट्रिक, आपने कहीं पढ़ी हो, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं। रथ एक टॉफ़ी, तो हम इसे ए मान लेंगे, रा को, और बी को था, सी को ए, और डी को का, और ई को टा, और के को फा, ठीक है। इस तरह से आप ये ट्रिक हो जाती है, अभी आपको दिखा देंगे आगे। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम, चलिए आपको ट्रिक दिखाई देते हैं। और दोस्तों आपकी जो ट्रिक है कुछ इस तरह से होती है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको कोई रोकने वाला है नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। इस रथ एक टॉफ़ी को हमने यहाँ पर लिख लिया है, ये देख लीजिए, ये लिख लिया है रथ एक टॉफ़ी। और जो विटामिन के नेम है ये भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनके जस्ट सामने, ठीक है, इसके जस्ट सामने। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, तो रा से आप बता देंगे, ठीक है। रथ एक टॉफ़ी आपको याद रखना है।
तो पहला ही लेटर आपको ध्यान रखना, रा से हो जाएगा आपका रेटिनॉल। और आपसे पूछा जाए विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी किस पर आएगा, था पर आएगा, तो इसका हो जाएगा थायमीन। विटामिन सी का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए नींबू में कौन सा विटामिन होता है तो आपको बताना है विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन होता है तो होता है आपका विटामिन सी। खट्टे फल जो भी होते हैं, खट्टी चीज़ें, उनमें कौन सा होता है विटामिन सी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो ये ए पर आ जाएगा। ए का मतलब हुआ एस्कॉर्बिक एसिड, इससे एस्कॉर्बिक एसिड। डी का रासायनिक नाम आपसे पूछने के लिए आ जाए तो डी आपका कहाँ पर आ रहा है, का पर आ रहा है, तो का से आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हर ई विटामिन ई का नाम आपसे पूछा है तो ये टा पर आ रहा है यहाँ पर, तो टा से आपका हो जाएगा टेकोफेरॉल। और के पर अगर आपसे पूछा है विटामिन के का रासायनिक नाम, तो ये लास्ट में आता है फा पर, फा से आपका हो जाएगा फ्लेकोनोइन, ठीक है, फ्लोकोइनिन। तो ये आपके विटामिन को याद करने की ट्रिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लें। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, क्या, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ए बी सी, तो ये होगा आपका रक्त है एक, ठीक है, ए पर आ रहा है ये सी, तो ये होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसके बाद लास्ट सवाल ही बचा हुआ है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था कि आज आपके ऑब्जेक्टिव सवालों की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कल से स्टार्ट होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन यहाँ पर जुड़ जाएँ हमसे। परीक्षाओं तक आपको जो तैयारी है एकदम धमाकेदार तरीके से कराई जाएगी, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो तैयारी है वो करा दी जाएगी परीक्षाओं तक। तो द्वितीय श्रेणी, ठीक है, सेकेंडरी कैटेगरी का जो उत्तोलक है वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो जो श्रोता है ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, ठीक है, जिसमें एक सिरे पर आपका आलम्ब होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो श्रोता कौन सा श्रेणी का उत्तोलक होता है, ये आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, श्रोता, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है इनमें से कौन जो है वो सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, सूचक नहीं है, जो सूचित नहीं करता है कुछ भी, ठीक है। तो लाल लिटमस पेपर, ठीक है, ये सूचक हैं किसके, अम्ल और क्षार के। मिथाइल ऑरेंज ये भी सूचक हैं, सूचित करते हैं। फिनोफ्थलीन ये भी सूचक है, इंडिकेटर हैं, लेकिन एंटासिड ये सूचक नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द। तो ये क्वेश्चन की श्रृंखला आपको कैसी लगी, इसी तरह की आगे की जो सीरीज़ है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी कल से, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाएँ ताकि DLED VTC से संबंधित जो पल की अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे। आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।